हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का इस ब्यूटीफुल से चैनल बुक सजेशन पर। आज मैं आप लोगों के लिए वन शॉट रिवीजन करवाने वाला हूं एटॉमिक स्ट्रक्चर का। कौन से चैप्टर का? तो एटॉमिक स्ट्रक्चर का मैं वन शॉट रिवीजन करवाने वाला हूं आप लोगों को। वैसे स्टूडेंट जो जेई मेंस, नीट या एनडीए एंड अदरवाइज किसी भी इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और वो बोर्ड एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है ये वीडियो। तो शुरू से लास्ट तक मेरे साथ बने रहें और लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो आज मैं आप लोगों को एटॉमिक स्ट्रक्चर जो टॉपिक है हमारा, कौन सा टॉपिक है? एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला जो टॉपिक है, ये टॉपिक आप लोगों को दिख रहा होगा आई होप। एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है ना। इस टॉपिक में मैं आप लोगों को थ्योरी नहीं बताऊंगा, ठीक है ना। इस टॉपिक में आप लोगों के लिए थ्योरी नहीं लाया हूं, बट इससे रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड, एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड जितने भी सारे कॉन्सेप्ट वाले फॉर्मूले होते हैं, ठीक है ना। क्योंकि जेई मेंस एंड एनडीए या फिर एनडीए में तो कुछ हद तक तो थ्योरी ही पूछा जाता है, कहीं कहीं बस फार्मूला पूछ लिया जाता है। तो इससे फार्मूला जो रिलेटेड होता है ना एटॉमिक स्ट्रक्चर से, वो जेई मेंस एंड नीट के एग्जाम के लिए, जेई एडवांस के एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है और बोर्ड एग्जाम में भी ये सारे कुछ कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए। चलिए आज का जो यहाँ पे कुछ कंटेंट दिया गया है तो मैं उसको आप लोगों को अच्छे से समझा रहा हूँ, सही है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम लोग को तीन चीज़ों को पढ़ना है। किन किन चीज़ों के बारे में पढ़ना है एटॉमिक स्ट्रक्चर में? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के बारे में। इसमें सबसे फर्स्ट हम लोग को पढ़ना है इलेक्ट्रॉन के बारे में, दूसरा पढ़ना प्रोटॉन, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में पढ़ना है। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम लोग को कुछ इसका पूरे एकदम इस तरीके से हम लोग को पढ़ना है, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन के बारे में। सबसे पहले समझेंगे कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है। तो आप लोगों को पता होगा इलेक्ट्रॉन के बारे में कि इलेक्ट्रॉन हम लोग को क्या होता है? सब एटॉमिक पार्टिकल होता है। क्या होता है इलेक्ट्रॉन? इलेक्ट्रॉन सब एटॉमिक पार्टिकल होता है। ये ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछ लेता है कि इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है। इलेक्ट्रॉन्स हमारा सब एटॉमिक पार्टिकल होता है। अब इलेक्ट्रॉन के लिए एक फार्मूला होता है, ठीक है ना। E/m इज इक्वल टू क्या होता है? ये फार्मूला आप लोग अच्छे से ध्यान देंगे। ये फार्मूला आप लोग को यहाँ पे दिया जा रहा है, अच्छे से आप लोग ध्यान देंगे इस फार्मूला पे। ये फार्मूला पूरा का पूरा यहाँ पे एक फार्मूला बना, ठीक है ना। E/m इक्वल टू क्या होता है? चार्ज बाय मास इक्वल टू 1.7। क्या बोला जा रहा है? चार्ज बाय मास इंटू 1.7, 1.7 इंटू 10⁻⁻11 कूलम पर केजी, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन देखिए E/m, ई का मास यहाँ पे क्या बोला जाए? ई मतलब एनर्जी चार्ज हो गया, एम मीन्स मास हो गया, ठीक है ना। तो इसका जो वैल्यू होता है E/m का 1.7, ये जो 58820 है, इसको अधिक लर्न करना नहीं है, बस फर्स्ट का 2 डिजिट हम लोग को लर्न करना है कि 1.7 इंटू 10⁻⁻11 कूलम पर केजी होता है। आई होप ये वाला फॉर्मूला आप लोग को लर्न हो गया होगा, ठीक है ना। मेरे साथ साथ आप लोग लर्न करेंगे इसी जगह पे। इंपॉर्टेंट है ये सारे के सारे फॉर्मूले, तो आप लोग इसी जगह पे सारे के सारे लर्न करेंगे, सही है ना। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट में क्या बोला जा रहा है। फिर से E/m का वाला फॉर्मूला देख रहे, ठीक है ना। अब सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है। क्या इंपॉर्टेंट होता है हम लोग के लिए कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है। तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज के लिए एक फॉर्मूला यहाँ पे आप लोग को दिया गया है। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू क्या दिया गया है, यहाँ ध्यान देंगे। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन क्या दिया गया है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। क्या दिया गया? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और जेई मेंस के लिए भी ये कुछ कुछ टॉपिक में इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इस वाले फॉर्मूले को अच्छे से लर्न करेंगे। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन क्या होता है आप लोग के लिए? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब देखिए नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन तो अब हम लोग जान गए, ठीक है ना। अब चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन के बाद समझेंगे कि इलेक्ट्रॉन में मास कितना होता है। क्या देखिए इलेक्ट्रॉन के बारे में हम लोग को 1 बाय 1 पूरा का पूरा चीज़ समझना। सबसे पहले क्या समझे? E/m का वैल्यू, फिर क्या समझे? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, फिर क्या समझेंगे अब? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। मतलब कि इलेक्ट्रॉन का जो मास क्या होता है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। क्या बोल रहा है जरा? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg होता है, ठीक है ना। kg में दिया जा रहा है। तो सबसे पहले E/m का वैल्यू क्या होता है? 1.7। E/m का वैल्यू क्या होता है? 1.7 इंटू
ई वाई एम का वैल्यू क्या बताया जाए 1.7 इंटू 10⁻⁻11 कूलम पर केजी। और उसके बाद चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या बोला गया 9.1 इंटू 10⁻31 केजी। इतना आप लोग को लर्न हो गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। अब इन सारे के बारे में तो पता चल गया। अब देखेंगे एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या देखेंगे एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब किसके बारे में देखेंगे एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में देखेंगे, सही है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में क्या बोला जा रहा है। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में है, देखिए इसको जो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे दो टाइप्स में दिया गया है। सो आप लोगों को पहले स्क्रॉल करके यहाँ पे दिखाने की कोशिश करूँगा मैं कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन को किस तरीके से यहाँ पे डिवाइड किया गया है। देखिए एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन में सबसे पहले हम लोग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक हम लोग जूल पर एटम में इसको देखेंगे, ठीक है। जूल पर एटम में इसका फॉर्मूला क्या होता है। और दूसरा देखेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में, किसमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में। तो जूल पर एटम में जब हम लोग इसको देखेंगे तो एनर्जी का फॉर्मूला होता है 2.18। क्या होता है 2.18 इंटू 10⁻⁻19 इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर जूल पर एटम होता है। क्या क्या आता है आप लोग को यहाँ पे जैसे दिख रहा होगा, क्या क्या होता है इसका एनर्जी इक्वल टू -2.18 क्या बोला गया -21.8 इंटू 10⁻⁻19 इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर इंटू जूल पर एटम होता है, ठीक है ना। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट होता है जूल पर एटम के लिए। देखिए एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो दो तरीके से पूछा जाता है, ठीक ना। एक पूछ लिया जाएगा आपको जूल पर एटम के फॉर्म में, एक पूछ लिया जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में। तो आप लोग को इन दोनों में से सबसे अधिक इंपॉर्टेंट आप लोग का इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम वाला, ये वाला जो आप लोग का फॉर्मूला ये अधिक इंपॉर्टेंट है। सो इस वाले फार्मूले को आप लोग अच्छे से लर्न करेंगे। इसमें क्या बोला जा रहा है एनर्जी के लिए कि -13.6 इंटू 13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, ठीक है ना। तो ये आप लोग का एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन का दो फार्मूला है। फर्स्ट फार्मूला -21.8 इंटू 10⁻⁻19 इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर जूल पर एटम। सेकेंड है -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। समझ में आ गई बात आप लोग को। अब देखिए एनर्जी के बारे में पढ़ लिया, क्या क्या पढ़ लिया अभी तक में हम लोग पढ़ चुके हैं कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन क्या होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब हम लोग देखेंगे कि वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी क्या होता है। देखिए इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड जितने भी सारे कुछ कंटेंट है पहले वो उसको यहाँ पे दिया गया आप लोग के, तो अच्छा कंटेंट यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए बना करके लाया हूँ। सो चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट में क्या बोला जा रहा है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन में आप लोग ध्यान देंगे, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन में है कि v इक्वल टू क्या है, v इक्वल टू 2π इंटू के इंटू जेड इंटू ई स्क्वायर बाय एन एच। क्या लिखा हुआ है 2π के जेड ई स्क्वायर, 2π के जेड ई स्क्वायर बाय एन एच होता है। तो ये हो गया वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन का टोटल फार्मूला था। तो आई होप आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया कि वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन तक क्या था। अब देखिए यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन में वी के बारे में भी यहाँ पे बताया गया है। वी के बारे में यहाँ क्या बोला जा रहा है, एक इसका भी वैल्यू होता है v इक्वल टू क्या होता है 2.188। क्या होता है v इज इक्वल टू 2.188 इंटू 10⁻⁶ जेड बाय एन मीटर पर सेकेंड। किस फॉर्म में दिया गया, इसको मीटर पर सेकेंड के फॉर्म में दिया गया, ठीक है ना। वेलोसिटी को किस में हम लोग मेजरमेंट करते हैं, मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी के बारे में यहाँ पे दिया गया 2.188 इंटू 10⁻⁶ जेड बाय एन मीटर पर सेकेंड। तो आप लोग को ये भी समझ में आ गया होगा वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अभी तक में हम लोग एक बार फिर से रिकॉल करेंगे क्या क्या पढ़ा चुका हूँ मैं आप लोगों को कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन क्या होता है। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन के बारे में आप लोग यहाँ पे देखें। उसके बाद क्या होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसके बाद एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बाद वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसके बाद वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बाद क्या आप लोगों ने देखा कि वेलोसिटी में v का वैल्यू क्या दिया गया, v का वैल्यू। तो v का वैल्यू के बारे में यहाँ पे क्या दिया गया, v का वैल्यू यहाँ पे है 2.188 इंटू 10⁻⁶ जेड बाय एन मीटर पर सेकेंड। अब देखिए एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला, एक नहीं यहाँ पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट फार्मूला आप लोग को दिया गया है। तो जो इम्पॉर्टेंट है देखिए यहाँ पे ये जो पीई का वैल्यू पता है क्या होता है, पी इज इक्वल टू होता है पोटेंशियल एनर्जी। क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी के बारे में यहाँ पे बोला जा रहा है। ये देखिए पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है -2 के ई होता है। क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू, चलिए सिंपल में आप लोग यहाँ पे ध्यान देंगे कि पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू होता है -2 इंटू काइनेटिक एनर्जी। क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू -2 इंटू काइनेटिक एनर्जी होता है। अब काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है,
यहाँ पे है ना, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू -2 इंटू काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है हाफ इंटू एम वी स्क्वायर होता है। क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर होता है। समझ में आ गई बात? अब देखिए फिर से पोटेंशियल एनर्जी को अगर चेंज करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी को अगर चेंज किया जाए तो फिर से आप लोग यहाँ पे ध्यान दे सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी को यहाँ पे किस फॉर्म में लिखा गया। तो पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग फिर से यहाँ पे इस वाले फॉर्म में लिख सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू -kZe²/2r होता है। क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू -kZe²/2r। तो ये सारे के सारे फॉर्मूले इंपॉर्टेंट होते हैं जो मैं आप लोग को एक ही जगह पे दे रहा हूँ, ठीक है ना। ये बुक में अलग अलग कॉन्सेप्ट के थ्रू दिया गया है, तो आप लोगों को मैं इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड जितनी सारी चीज़ें हैं पहले वो बता रहा हूँ। तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू -kZe²/2r हो गया। अब देखिए टोटल एनर्जी के बारे में भी यहाँ दिया गया। किसके बारे में? टोटल एनर्जी के बारे में। टोटल एनर्जी इक्वल टू क्या होता है? ई टोटल के बारे में क्या हो गया? टोटल एनर्जी के बारे में बोला जाए, ठीक ना। टोटल एनर्जी बराबर होता है पोटेंशियल एनर्जी बाय 2 होता है। क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी बाय 2 होता है, और ये नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है? नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अब टोटल एनर्जी यहाँ पे एक फॉर्म में इस तरीके से भी दिया गया है कि नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी का मतलब टोटल एनर्जी इक्वल टू होता है -kZe²/2r होता है। क्या होता है? -kZe²/2r। और आप देखिए आप लोगों को जो ये वाला जो पूरा का पूरा पीडीएफ है वो लिंक, इस पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, तो आप लोग इस पीडीएफ को वहाँ पर से भी जा करके डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है ना। और डाउनलोड करने के बाद आप लोग इसको तो अच्छे से वहाँ से पढ़ सकते हैं, या फिर आप अपना नोट्स इसको बना सकते हैं। फिर देखिए एक एम का फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। एम इक्वल टू क्या होता है? NH/2π। ये फॉर्मूला अधिकतर स्टूडेंट को पता होता है, ठीक है ना। तो एम इज इक्वल टू क्या होता है? NH/2π होता है। सो इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड कुछ इतने फॉर्मूले थे आप लोग के इसमें, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड कौन कौन से थे? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, वी का वैल्यू 2.188 × 10⁶ ZyN मीटर पर सेकेंड होता है। पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू होता है आपका -2 होता है, -2 को इंटू काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर होता है। पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू -kZe²/2r होता है। टोटल एनर्जी इक्वल टू होता है -kZe²/2r, और एम का वैल्यू क्या होता है? NH/2π होता है। सो आप लोग को टोटल का टोटल फॉर्मूला यहाँ पे दे दिया गया है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में क्या बोला जा रहा है। अब इलेक्ट्रॉन के बारे में तो हम लोग जान लिया, अब प्रोटॉन के बारे में जानेंगे। किसके बारे में? प्रोटॉन क्या होता है। तो सबसे पहले आप लोग ध्यान देंगे कि प्रोटॉन के बारे में क्या बोला जा रहा है। प्रोटॉन इज ए स्मॉलेस्ट पॉजिटिव आयन। प्रोटॉन को क्या बोला जा रहा है? स्मॉलेस्ट पॉजिटिव आयन होता है, ठीक है ना। स्मॉलेस्ट पॉजिटिव आयन होता है प्रोटॉन। अब सबसे पहले पढ़ेंगे कि प्रोटॉन में स्मॉलेस्ट पॉजिटिव आयन के बारे में तो पता चल गया। अब यहाँ पे ये ध्यान देंगे आप लोग कि मास ऑफ प्रोटॉन, क्या मास ऑफ प्रोटॉन के बारे में यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। तो मास ऑफ प्रोटॉन में आप लोग ध्यान देंगे, मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू 1.672 इंटू 10⁻⁻, देखिए 1.672 इंटू 10⁻⁻27 kg ये बोला जा रहा है, सही है ना। तो बट आप लोग को यहाँ पे ध्यान में फर्स्ट 2 डिजिट ही रखना, जैसा मैं बोल रहा हूँ माइनस नहीं, यहाँ पे सॉरी इलेक्ट्रॉन में माइनस का आता है। मास ऑफ प्रोटॉन क्या बोल रहा है? यहाँ पॉजिटिव है तो यह माइनस आ ही नहीं सकता, नेगेटिव हो ही नहीं सकता। तो मास ऑफ प्रोटॉन क्या होगा? 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg क्या हो जाएगा? 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg। अब देखिए इसमें रेडिएशंस के बारे में इसको डिफाइन किया गया, ठीक है ना। प्रोटॉन में जो कुछ रेडिएशंस के वाले कॉन्सेप्ट है इसको अलग तरीके से डिफाइन किया गया। देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है रेडिएशंस में, आप लोग देखेंगे ये हो गया आप लोग का रेडिएशंस, ठीक है ना। रेडिएशंस को कितने प्रकार का होता है तो आप लोग को आयो पता होगा। रेडिएशन में अल्फा बीटा गामा, कौन कौन सा था? अल्फा बीटा गामा। तो अल्फा क्या होता है? हम लोग का पार्टिकल होता है। अल्फा क्या होता है? देखिए यहाँ पे कितने अच्छे तरीके से आप लोग को बताया जा रहा है कि ये जो अल्फा है, ये अल्फा क्या हमारा, ये अल्फा हमारा क्या पार्टिकल है ना, ये अल्फा क्या पार्टिकल है। फिर अल्फा में कौन सा चार्ज होता है इसके बारे में बताया जा रहा है। अल्फा में कौन सा चार्ज प्रेजेंट होता है, तो अल्फा में कौन सा चार्ज प्रेजेंट होता है तो उसके बारे में आप लोग यहाँ पे ध्यान दे सकते हैं। अल्फा में कौन सा चार्ज प्रेजेंट हो रहा है? पॉजिटिव। कौन सा? पॉजिटिव होता है, लेस होता है और पेनिट्रेटिंग होता है। सॉरी, पॉजिटिव होता है, अल्फा का जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव होता है और वो लेस पेनिट्रेटिंग होता है। कैसा होता है? लेस पेनिट्रेटिंग होता है। एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लेता है अल्फा कैसा होता है, लेस पेनिट्रेटिंग, मोर पेनिट्रेटिंग, या फिर न्यूट्रल होता है, या फिर मोस्ट पेनिट्रेटिंग होता है। तो अल्फा का जो ये अल्फा जो होता है वो क्या होता है हमारा? लेस पेनिट्रेटिंग होता है। अल्फा क्या होता है? लेस पेनिट्रेटिंग होता है। आई होप ये यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब देखिए बीटा का भी क्या होता है? अल्फा भी पार्टिकल और बीटा भी क्या होता है हमारा? पार्टिकल होता है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए अच्छे तरीके से दिखाया गया है, अल्फा भी क्या होता है? पार्टिकल, और बीटा भी क्या होता है? पार्टिकल होता है। अब बीटा में कौन सा, बीटा में जो चार्ज होता है वो कैसा होता है? निगेटिव होता है। बीटा में कैसा होता है? निगेटिव होता है, यहाँ पे दिया गया है। और बीटा कैसा होता है? मोर पेनिट्रेटिंग होता है। बीटा कैसा होता है? मोर पेनिट्रेटिंग। तो आप लोग यहाँ पे देखिए बॉक्सेस में जो आप लोग को
आपको दिए गए अच्छे तरीके से, इसको अच्छे से लर्न करना है। अल्फा पॉजिटिव और लेस पेनिट्रेटिंग होता है पार्टिकल होता है, बीटा पार्टिकल और निगेटिव होता है और ये मोर पेनिट्रेटिंग होता है, ठीक है ना। अब देखिए बीटा से रिलेटेड और कुछ दिए गए हैं। बीटा जो होता है ना वो 100 टाइम्स ऑफ अल्फा पार्टिकल होता है, मतलब बीटा जो होता है वो अल्फा का जो है 100 टाइम्स होता है, अल्फा का 100 टाइम्स होता है बीटा। तो यहाँ ये आप लोग को समझ में आ रही है, बीटा क्या होता है, अल्फा का 100 टाइम्स होता है। तो आप लोग को ये पता चल गया ना कि बीटा जो होता है वो अल्फा का क्या होता है, 100 टाइम्स होता है, 100 गुना होता है, ठीक है ना। अब देखिए आगे चलते हैं हम लोग, आगे क्या बोला जा रहा है नेक्स्ट में कि गामा के बारे में बोला जाए। किसके बारे में बोला जा रहा है, गामा के बारे में। यहाँ पे आप लोग ध्यान देंगे, गामा क्या होता है, गामा एक वेव होता है। क्या होता है गामा, गामा एक वेव होता है और ये ना ही पॉजिटिव और ना ही निगेटिव होता है, बल्कि ये क्या होता है, न्यूट्रल होता है। गामा क्या होता है, न्यूट्रल होता है। गामा क्या होता है, न्यूट्रल होता है और ये मोस्ट पेनिट्रेटिंग होता है। गामा कैसा होता है, मोस्ट पेनिट्रेटिंग। अल्फा कैसा होता है, तो लेस पेनिट्रेटिंग। बीटा कैसा होता है, तो मोर पेनिट्रेटिंग। और गामा क्या होता है, मोस्ट पेनिट्रेटिंग होता है, ठीक है ना। और गामा जो होता है वो 1000 टाइम्स ऑफ अल्फा पार्टिकल होता है। गामा कैसा होता है, 1000 टाइम्स ऑफ अल्फा पार्टिकल होता है। बीटा कैसा होता है, 100 टाइम्स ऑफ अल्फा पार्टिकल। और गामा कैसा होता है, 1000 टाइम्स ऑफ अल्फा पार्टिकल। तो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आ चुका होगा, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है ना। ये कॉन्सेप्ट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है आप लोगों का, तो ये कॉन्सेप्ट इस जगह से पूरा स्टार्ट होता है, रेडिएशन से लेकर के यहाँ तक, ठीक है ना। ये पूरा रेडिएशन से लेकर के यहाँ तक स्टार्ट हो रहा है आप लोग का। तो रेडिएशंस में फिर से एक बार थ्रोली आप लोग को रिवीजन करवा दूं मैं, यहाँ पे क्या क्या बोला जा रहा है। पहले रेडिएशंस में कितने टाइप्स के रेडिएशंस होते हैं, तो एक होता है अल्फा वाला, ठीक है ना। दूसरा क्या होता है, बीटा। तीसरा क्या होता है, गामा। अल्फा, बीटा और फिर गामा। अल्फा क्या होता है हम लोग का, पार्टिकल होता है। बीटा भी क्या होता है, पार्टिकल होता है। गामा क्या होता है, वेव होता है। यहाँ तक समझ में आ गया। अल्फा क्या होता है, पॉजिटिव होता है और ये लेस पेनिट्रेटिंग होता है, ठीक है। बीटा क्या होता है, निगेटिव होता है ये, और बीटा क्या था, निगेटिव और मोर पेनिट्रेटिंग होता है और ये 100 टाइम्स ऑफ अल्फा पार्टिकल होता है, ठीक है ना। बीटा कैसा होता है, 100 टाइम्स ऑफ अल्फा पार्टिकल होता है और गामा न्यूट्रल होता है और मोस्ट पेनिट्रेटिंग होता है और ये 1000 टाइम्स ऑफ अल्फा पार्टिकल होता है। तो आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया प्रोटॉन से रिलेटेड कुछ जानकारी। चलिए अब न्यूट्रॉन के बारे में देखते हैं, न्यूट्रॉन में क्या बोला जा रहा है। न्यूट्रॉन में सिंपल होता है, बस न्यूट्रॉन क्या होता है, हमारा न्यूट्रल होता है ना किसी भी नाभिक में, ठीक ना, किसी भी न्यूक्लियस में जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन का क्या काम होता है, वो किसी भी नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। और प्रोटॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन हमारा क्या होता है, न्यूट्रल होता है, ठीक है ना। तो न्यूट्रॉन का मास कितना होता है, 1.675 इंटू 10⁻⁻27 kg होता है। मास कितना होता है, न्यूट्रॉन का मास कितना होता है, देखिए यहाँ पे मास के बारे में दिया गया है। मास कितना होता है, 1.675 इंटू 10⁻⁻27 kg होता है। किसका, न्यूट्रॉन का वैल्यू होता है। समझ में आ गई बात न्यूट्रॉन के बारे में। चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले देखते हैं जो आप लोगों को इसमें रिलेटेड होते हैं। सबसे फर्स्ट है आप लोग का 1 एंगस्ट्रम का वैल्यू। 1 एंगस्ट्रम का वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट आता है। 1 एंगस्ट्रम इज इक्वल टू क्या होता है, 10⁻⁻10 मीटर। 1 एंगस्ट्रम इक्वल टू क्या होता है, 10⁻⁻10 मीटर इंटू 10⁻⁻10 मीटर इक्वल टू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। अगर एंगस्ट्रम को मीटर में चेंज करना हो तो क्या हम लोग वैल्यू ऑब्टेन करेंगे, 10⁻⁻10 मीटर। और अगर सेंटीमीटर में चेंज करना हो तो 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। समझ में आ गई बात। अब देखिए, और देखिए ये वेवलेंथ मेजरमेंट इसको कहा जाता है। वेवलेंथ मेजरमेंट हम लोग वेवलेंथ मेजरमेंट जो करते हैं किसी, जैसे कि न्यूमेरिकल वैल्यू में, न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने में ये चीज़ इंपॉर्टेंट आता है। तो अब आगे देखते हैं नेक्स्ट में क्या बोला जा रहा है। 1 एंगस्ट्रम के बारे में तो समझ लिए। 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर के बारे में आप लोग को पता होगा। 1 नैनोमीटर के बारे में क्या बोला जा रहा है, 10⁻⁻9 मीटर। 1 नैनोमीटर इक्वल टू क्या होता है, 10⁻⁻9 मीटर होता है, ठीक है ना। 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10⁻⁻9 मीटर होता है। नैनोमीटर 10⁻⁻9 मीटर, ये भी क्या होता है, वेवलेंथ मेजरमेंट होता है। अब देखिए 1 पिकोमीटर के बारे में समझेंगे। 1 पिकोमीटर के बारे में यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। 1 पिकोमीटर के बारे में आप लोग देखेंगे। 1 पिकोमीटर इक्वल टू 10⁻⁻12 मीटर होता है। 1 पिकोमीटर इक्वल टू 10⁻⁻12 मीटर होता है। ये भी वेवलेंथ मेजरमेंट है। अब देखिए वेव नंबर के बारे में, एटॉमिक स्ट्रक्चर का हम लोग पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले इसमें जो कुछ अभी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन देख चुके हैं, ठीक है ना। अब जो वेवलेंथ मेजरमेंट होता है, अब उसमें देखेंगे वेव नंबर के बारे में, ठीक है ना, कि वेव नंबर क्या होता है। क्या समझेंगे, वेव नंबर क्या होता है। वेव नंबर देखेंगे, न्यू इज इक्वल टू, वेव नंबर को हम लोग कैसे दिखाते हैं,
फैक्टर ऑफ न्यू, ठीक है ना, वेव नंबर। तो न्यू इक्वल टू क्या होता है 1 बाय लेमडा होता है, वेव नंबर इक्वल टू क्या होता है न्यू इक्वल टू वेव नंबर, न्यू इक्वल टू 1 बाय लेमडा होता है, ठीक है ना, ये आप लोग का फॉर्मूला होता है। सो वेव नंबर इक्वल टू क्या होता है न्यू इक्वल टू 1 बाय लेमडा होता है, आप लोग इसको ध्यान में रखेंगे। और 1 मीटर इज इक्वल टू क्या होता है 1 बाय लेमडा वेव्स होता है, 1 मीटर इक्वल टू 1 बाय लेमडा वेव्स होता है। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड जितने भी सारे फॉर्मूले प्रेजेंट है, ठीक है ना, उन सारे के सारे फॉर्मूले को एक ही वीडियो में पूरा का पूरा कंप्लीट करवाने वाला हूं। तो वीडियो को जरूर से जरूर देखिए, ये इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों के लिए होने वाला है, ठीक है ना। तो 1 मीटर इज इक्वल टू क्या मैं बताया आप लोग को, 1 मीटर इक्वल टू, यहाँ ध्यान देंगे 1 मीटर इज इक्वल टू 1 बाय लेमडा वेव्स होता है, ठीक है ना। अब देखिए फ्रीक्वेंसी के बारे में समझेंगे। फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू आप लोगों को अधिकतर बच्चे को पता होता है कि फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या होता है, तो सी बाय लेमडा, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या होता है सी बाय लेमडा होता है, ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू सी बाय लेमडा होता है। और यहाँ पर जो आप लोग का सी प्रेजेंट है, ये वाला सी आप लोग को दिख रहा होगा ना, ये जो सी प्रेजेंट है यहाँ पे, इस सी का वैल्यू क्या होता है, इस सी का वैल्यू क्या होता है, इस सी का वैल्यू वेलोसिटी ऑफ, सबसे पहली बात इस सी को कहते हैं क्या है, तो इस सी को कहते हैं हम लोग वेलोसिटी ऑफ लाइट कहते हैं, क्या कहते हैं वेलोसिटी ऑफ लाइट कहते हैं। और इस सी का वैल्यू था, वेलोसिटी ऑफ लाइट का वैल्यू तो आप लोग को पता होगा 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड होता है, क्या होता है 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड। मेरे साथ साथ आप लोग बोलेंगे, जिस जगह बैठे हुए, जिस स्थान पे बैठे हुए, ठीक है ना, उसी कंडीशन में आप लोग मेरे साथ साथ बोलेंगे कि वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या होता है, तो सी इक्वल टू 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड होता है। समझ गए बात। चलिए अब देखेंगे टाइम पीरियड के बारे में। किसके बारे में देखेंगे, टाइम पीरियड के बारे में। सो टाइम पीरियड के बारे में यहाँ पे क्या आप लोगों को कंडीशन दिया गया, टाइम पीरियड इक्वल टू, ध्यान देंगे, टाइम पीरियड इक्वल टू होता है 1 बाय न्यू, ठीक है ना, 1 बाय न्यू। न्यू को क्या कहते हैं हम लोग, फ्रीक्वेंसी। अभी आप लोग को यहाँ पे दिखाया गया है कि न्यू जो है वो हम लोग का क्या फ्रीक्वेंसी का ये है ना, फ्रीक्वेंसी है। तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू क्या होता है, टी इज इक्वल टू 1 बाय फ्रीक्वेंसी होता है, टी इज इक्वल टू 1 बाय फ्रीक्वेंसी। और इसको हम लोग किस में मेजरमेंट कर रहे हैं, तो सेकंड के फॉर्म में, किसमें, सेकंड के फॉर्म में मेजरमेंट कर रहे हैं। सो आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फॉर EM वेव फॉर EM वेव के लिए बोला जा रहा है, EM वेव C इज कांस्टेंट, ठीक है ना, किसके बारे में बोला जा रहा है, फॉर EM वेव C इज कांस्टेंट, मतलब कि ये जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो C इक्वल टू यहाँ पर से हम लोग क्या डिफाइन कर सकते हैं, C इज इक्वल टू ये वाला फॉर्मूला आप लोग फिर से ध्यान देंगे। इस जगह पे क्या बोला जा रहा है कि न्यू इक्वल टू क्या बोला जा रहा है, न्यू इक्वल टू सी बाय लेमडा। तो अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो C इक्वल टू क्या हो जाएगा, न्यू इंटू लेमडा हो जाएगा ना, C इक्वल टू क्या हो जाएगा, न्यू इंटू लेमडा हो जाएगा। तो फॉर EM वेव के लिए C क्या होता है, हमारा कांस्टेंट होता है, और C इक्वल टू क्या वैल्यू निकलता है, C का तो हम लोग को वैल्यू पता है कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है, बट C का ये वाला फॉर्मूला क्या निकलेगा, C इक्वल टू न्यू इंटू लेमडा निकलेगा। सही है, समझ में आ गई बात आप लोग को यहाँ तक। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए इसमें एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आता है, विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ, आप लोग पढ़े होंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर में। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को थ्योरी नहीं बता रहा हूँ, सिंपल सा जो फॉर्मूला आपको इसमें इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, और उससे रिलेटेड जो कुछ कंटेंट है वो मैं आप लोग को दे रहा हूँ। सो आप लोग फिर से ध्यान देंगे। अब जब आप लोग यहाँ पे धीरे धीरे एक 1 बाय 1 सब टॉपिक को देख रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड, तो उससे रिलेटेड आप लोगों ने जो भी नॉलेज गेन किया है उसको आप लोग दिमाग में रिकॉल करते जाएंगे, ठीक है ना। इस वीडियो का मकसद है जो कुछ आप लोग को रिवीजन करवाना है, ठीक है ना, रिकॉल करवाना जो आप लोग पढ़ चुके हैं, क्योंकि ये सारे के सारे फॉर्मूले आप लोग को लर्न होंगे। सो विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ के बारे में आप लोग को पता होगा कि विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या होता है। देखते हैं विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ के बारे में और क्या क्या बोला जा रहा है। आप लोग ध्यान देंगे विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ में सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि मैक्सिमम के लिए, ठीक है ना, लैम्डा मैक्सिमम के लिए समझेंगे। किसके लिए, लैम्डा मैक्सिमम क्या होता है, ठीक है ना, लैम्डा मैक्सिमम क्या होता है, B/T होता है। क्या बोला जा रहा है, B/T होता है। अब मैं बताऊंगा B क्या होता है, ठीक है ना। B के बारे में सबसे पहले यहाँ पे समझिए कि एक इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे बोली जा रही है आप लोगों को। टोटल एनर्जी ऑफ ईच क्वांटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशंस, ठीक है ना। चलिए मैं आप लोग को सबसे पहले यहाँ पे ये बता रहा था कि लैम्डा मैक्सिमम इज इक्वल टू क्या था, B/T फॉर्मूला था विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ के लिए। किसके लिए, विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ के लिए लैम्डा मैक्सिमम इज इक्वल टू B/T होता है। विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ के लिए क्या फॉर्मूला होता है, लैम्डा मैक्सिमम इज इक्वल टू B/T होता है। सो यहाँ पे अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा इंटू टी होता है। और B जो होता है ये हमारा विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ का एक कांस्टेंट फॉर्म है, ठीक ना। B क्या है, कांस्टेंट फॉर्म है। और इस B का वैल्यू क्या था, 2.898 × 10⁻³ मीटर के M के जिसको बोल सकते हैं, ठीक है ना। ये M इस तरीके से लिखा गया यहाँ पे, ठीक है ना। तो B इज इक्वल टू 2.898 × 10⁻³ M के बोला जा सकता है, ठीक है ना।
तो यहाँ पे और एक चीज़ यहाँ पे कंसिडर आप लोगों को किया जा रहा है कि टोटल एनर्जी ऑफ ईच क्वांटम इज total energy of each quantum is directly proportional to the frequency of the radiations। ठीक है ना। तो रेडिएशंस के बारे में जब मैं अभी आप लोग को बता रहा था कि अल्फा रेडिएशंस, बीटा रेडिएशंस, गामा रेडिएशंस के बारे में, तो ये क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, कि फ्रीक्वेंसी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेडिएशंस के। तो ई इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, पर ई इज प्रोपोर्शनल टू नहीं हो जाएगा फ्रीक्वेंसी, तो ई इज इक्वल टू, अब यहाँ पर से एक कॉन्स्टेंट वैल्यू हम लोग ऑब्टेंड किए, ई इज इक्वल टू एच इंटू न्यू होता है। तो नेक्स्ट क्या है, ई इज इक्वल टू एच न्यू के बाद क्या होता है, ई इज इक्वल टू एच न्यू में हम लोग किसको चेंज कर सकते हैं, ई इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है, ई इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा जो होता है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। देखिए यहाँ पे डबल स्टार का मतलब इंपॉर्टेंट है। सो ये अब देखिए यहाँ पे h जो है, h क्या हम लोग का प्लांक्स कांस्टेंट, h क्या है प्लांक्स कांस्टेंट। तो h को हम लोग किस तरीके से, प्लांक्स कांस्टेंट का वैल्यू क्या होता है, तो प्लांक्स कांस्टेंट का वैल्यू होता है 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकंड होता है। क्या होता है, 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकंड, ये क्या होता है, प्लांक्स कांस्टेंट होता है h। ठीक है ना। अब देखिए नेक्स्ट में क्या बोला जा रहा है, E इज इक्वल टू एन एच न्यू होता है। ई इज इक्वल टू फॉर्मूला एक होता है, ई इज इक्वल टू एन एच न्यू होता है। ठीक है ना। अब यहाँ पे जो एन है, एन को हम लोग क्या बोलेंगे, एन इज एन इंटीजर एंड एन क्या हम लोग का नंबर ऑफ क्वांटम है। क्या है एन, एन क्या हम लोग का यहाँ पे, ई इज इक्वल टू एन इंटू एच इंटू न्यू। एच के बारे में तो पता है, एच क्या यहाँ पे प्लांक्स कांस्टेंट, न्यू क्या फ्रीक्वेंसी है, तो एन क्या हम लोग का हो जाएगा, एन क्या है यहाँ पे नंबर ऑफ क्वांटम है। क्या है, एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ क्वांटम। सो एच सी के लिए यहाँ पे एक फॉर्मूला फाइंड आउट किया जा सकता है। एच का वैल्यू क्या होता है, 6.6 इंटू 10⁻⁻13 जूल सेकेंड, और सी का वैल्यू, वेलोसिटी ऑफ लाइट वहाँ पे किस में था, उसमें था मीटर पर सेकंड में, यहाँ पे जूल मीटर में चेंज करेंगे तो 3 इंटू 10⁻⁻8 जूल मीटर हो जाएगा। तो एच सी का वैल्यू यहाँ पर से इस तरीके से भी आ सकता है। अगर एच सी का वैल्यू हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रम में, किसमें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रम में फाउंड आउट करें तो 12,400 आएगा इसका। ठीक है ना, कितना आएगा, एच सी इज इक्वल टू 12,400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रम आएगा। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू क्या होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल होता है। क्या होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल होता है। ठीक है ना। चलिए आप लोग इस वाले को अच्छे से ध्यान देंगे, क्या बोला जा रहा है यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि द एमिशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फोटोन दैट इज चेंज इन एनर्जी। देखिए चेंज इन एनर्जी मतलब कि हम लोग एनर्जी को किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, चेंज इन एनर्जी, एमिशन और एब्जॉर्प्शन जो हो रहा है ना फोटोन के थ्रू, फोटोन के फॉर्म में जो हो रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे चेंज इन एनर्जी इज इक्वल टू कहता है फाइनल स्टेट ऑफ एनर्जी, मतलब कि फाइनल स्टेट का जो एनर्जी होगा माइनस इनिशियल स्टेट का एनर्जी। तो चेंज इन डेल ई हमको हम लोग किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, तो फाइनल स्टेट का एनर्जी माइनस इनिशियल स्टेट का एनर्जी अगर निकाल लिया जाए तो चेंज इन एनर्जी हम लोग को पता चल जाएगा। समझ में आ गई बात आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, रेडियस ऑफ बोर ऑर्बिट, किसके बारे में बताया जा रहा है, रेडियस ऑफ बोर ऑर्बिट। इंपॉर्टेंट है रेडियस ऑफ बोर ऑर्बिट, इसको एक फॉर्मूला से लर्न कर सकते हैं आप लोग। रेडियस ऑफ बोर ऑर्बिट जो है एग्जाम में अधिकतर पूछ लेता है, बट इसका फॉर्मूला नहीं, बट इसके फॉर्मूले पे कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है ना। तो आर इज इक्वल टू क्या होता है, एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाय 4 स्क्वायर एम के जेड स्क्वायर होता है। ठीक है ना। और यहाँ पर जो आप लोग को पता होगा, एच क्या यहाँ पे प्लांक्स कांस्टेंट है, एन क्या है, तो एन हमारा क्या ऑर्बिट नंबर है, एन क्या है ऑर्बिट नंबर। ठीक है ना। और देखिए एन क्या ऑर्बिट नंबर, एच हो गया प्लांक्स कांस्टेंट। ठीक है ना। अब यहाँ पे आप लोग ध्यान देंगे, एम हमारा क्या मास होगा, और के क्या हो जाएगा यहाँ पे, के इसका के हम लोग का क्या हो जाएगा, के का वैल्यू यहाँ पर से देखिए आप लोग फिजिक्स में कूलॉम्स लॉ में पढ़े होंगे आप लोग फर्स्ट चैप्टर में ही। ठीक है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का के इज इक्वल टू क्या होता है, 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर होता है। क्या होता है, के इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर होता है। और जेड क्या हम लोग का, जेड हम लोग का एटम है, क्या है, जेड एटम है, और इज द इलेक्ट्रॉन है। तो आर एन इज इक्वल टू क्या क्या फॉर्मूला निकल गया, यहाँ पे आर का फॉर्मूला क्या निकला, आर एन स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर बाय 4 स्क्वायर एम के जेड स्क्वायर फॉर्मूला निकल गया। रेडियस ऑफ बोर ऑर्बिट का, बोर ऑर्बिट का रेडियस का क्या फॉर्मूला निकला, आर इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर 4 स्क्वायर एम के जेड स्क्वायर का पूरा फॉर्मूला निकलता है रेडियस ऑर्बिट का, रेडियस ऑफ बोर ऑर्बिट का। अब देखिए आर एन का फॉर्मूला इंपॉर्टेंट होता है, आर एन इज इक्वल टू क्या होता है, 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाय जेड। ये फॉर्मूला आप लोग को ऑब्जेक्टिव में सीधा का सीधा पूछ लिया था। ठीक ना। इस पर कुछ क्वेश्चन आते हैं, वरना ये फॉर्मूला ही सीधा बस इस फॉर्मूले को यहाँ पे दे दिया जाता है। ठीक है ना। इस फॉर्मूले को ही उस जगह पे दे दिया जाता है कि आर एन का वैल्यू क्या होता है। तो आर एन इज इक्वल टू क्या होता है, 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाय जेड होता है। ठीक है ना।
अब आप लोग ध्यान देंगे कि जब आप लोग ये एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले चैप्टर पढ़ रहे होंगे तो इसमें ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट के बारे में आया होगा, ठीक है ना। तो ग्राउंड स्टेट क्या होता है? लोएस्ट एनर्जी स्टेट ऑफ एन एटम। किसी भी एटम या फिर आयन का जो सबसे लोएस्ट एनर्जी स्टेट होता है वो हम लोग का क्या कहलाता है? ग्राउंड स्टेट कहलाता है। और लोएस्ट एनर्जी को जो छोड़ करके जो बचा हुआ स्टेट होता है वो हम लोग का क्या कहलाता है? एक्साइटेड स्टेट कहलाता है, ठीक है ना। और एक्साइटेड स्टेट को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? तो एक्साइटेड स्टेट को हम लोग कैसे निकाल सकते थे? n इक्वल टू n+1 का एक फॉर्मूला होता है, उसके थ्रू हम लोग एक्साइटेड स्टेट को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। और nth क्या होता है? हम लोग का एक्साइटेड स्टेट होता है। चलिए देखते हैं टोटल नंबर ऑफ एमिशन लाइज बिटवीन। देखिए एमिशन वाला आप लोग को पता होगा, एमिशन इंपॉर्टेंट यहाँ पे फॉर्मूला करता है, ठीक है ना। फॉर्मूला आता है कि टोटल नंबर ऑफ एमिशन लाइज बिटवीन n2 एंड n1, ठीक है ना। n2 एंड n1 के बीच में टोटल नंबर ऑफ एमिशन कितना लाई कर रहा है उसके बारे में यहाँ पे फॉर्मूला एक लाया हूँ। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। कहीं कहीं दिया गया है बट मैं यहाँ पर से लाया हूँ अच्छे से, ठीक है ना। तो n2 एंड n1 के बीच में अगर कहीं एमिशन लाइज कर रहा है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा? n2 माइनस n1 क्या हो जाएगा? n2 माइनस n1 इंटू n2 माइनस n1+1/2 होता है। और यहाँ पे n2 जो है वो n1 से क्या होता है? बड़ा होता है, ठीक है ना। अब देखिए एनर्जी ड्यूरिंग ट्रांजिशन, ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है एनर्जी ड्यूरिंग ट्रांजिशन के लिए। एनर्जी ड्यूरिंग ट्रांजिशन में क्या होता है? चेंज इन एनर्जी, जो मैं अभी आप लोगों को पहले बताया था, चेंज इन एनर्जी के लिए क्या होता है? फाइनल स्टेट ऑफ एनर्जी माइनस इनिशियल स्टेट ऑफ एनर्जी। तो उसी तरीके से चेंज इन एनर्जी इज इक्वल टू En2 माइनस En1। और यहाँ पे अभी आप लोगों को पहले बताया हूँ कि n2 क्या होता है? n1 से बड़ा है, ये बताया ना। n2 हम लोग का n1 से क्या होता है? बड़ा है, तो En2 माइनस En1 हो जाएगा। और Hc के लिए यहाँ पे एक फॉर्मूला फाइंड आउट किया जा सकता है, Hc/λ इज इक्वल टू Hc/λ का अगर फॉर्मूला अगर यहाँ पे पुट किया जाए तो 2π² mk² z² e⁻⁴/h² इंटू 1/n1² माइनस 1/n2² था, ठीक है ना। और यहाँ पर से अगर एनर्जी ड्यूरिंग ट्रांजिशन का फॉर्मूला निकाला जाए तो आप लोग इस फॉर्मूले को अच्छे से लर्न कर लेंगे, इस फॉर्मूले को अच्छे से लर्न कर लेंगे। क्या निकलेगा यहाँ पर से? 1/λ इज इक्वल टू 2π² mk² z²। क्या क्या निकलेगा? 2π² mk² इंटू z² इंटू e⁻⁴/ch³ क्या निकलेगा? ch³, ठीक है ना। c इंटू h3 निकलेगा इंटू 1/n1² माइनस 1/n2²। इस फॉर्मूले को अभी का अभी लर्न कर लें, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है ना। अब देखिए नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है? रिडवर्क्स फॉर्मूला। रिडवर्क्स फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट होता है बट इस फॉर्मूले में अधिक टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सिंपल है। रिडवर्क्स फॉर्मूला क्या होता है कि वेक्टर ऑफ न्यू इज इक्वल टू 1/λ होता है, ठीक है ना। और 1/λ इक्वल टू क्या होता है? r इंटू z² इंटू 1/n1² माइनस 1/n2² होता है, ठीक है ना। और ये जो यहाँ पे मैं वैल्यू ऑफ r लिखा हूँ ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट है कि 1/r इज इक्वल टू क्या होता है? 912 एंगस्ट्रम होता है। क्या होता है? 1/r इज इक्वल टू 912 एंगस्ट्रम होता है। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। चलिए आगे देखेंगे आप लोग आइंस्टीन इक्वेशन। आइंस्टीन इक्वेशन के बारे में पता होगा आप लोग को, आई होप। आइंस्टीन इक्वेशन क्या क्या होता है, ठीक है ना। आइंस्टीन इक्वेशन में समझने की कोशिश करें आप लोग कि मैक्सिमम ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू h न्यू माइनस फाइव होता है। क्या था? मैक्सिमम ऑफ काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू h न्यू माइनस फाइव होता है, ठीक है ना। और यहाँ पे फाइव क्या? वर्क फंक्शन। और h क्या है? एनर्जी ऑफ फोटोन। h क्या यहाँ पे? एनर्जी ऑफ फोटोन है। और फाइव क्या? वर्क फंक्शन होता है। देखिए यहाँ पे एक कुछ पॉइंटेड बोला गया यहाँ पे कि द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन may have any value between 0 to maximum of kinetic energy। मतलब कि एजेक्टेड काइनेटिक एनर्जी का जो वैल्यू होता है, ठीक है ना, वो कहाँ से कहाँ तक लाई कर सकता है? 0 से लेकर के मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी तक वो लाई कर सकता है, ठीक है ना। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर से फॉर्मूला आता है डी ब्रोगली हाइपोथेसिस के बारे में। आई होप आप लोग को इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। और अगर आप लोग के पास अगर किसी भी बुक है, अगर एनसीईआरटी की बुक है केमिस्ट्री को, तो वहाँ पर से आप लोग डी ब्रोगली हाइपोथेसिस के जो कुछ क्या कहते हैं पॉइंटेड फॉर्म में जो अगर कुछ लाइनिंग दिए गए होंगे, ठीक है ना, तो उसको आप लोग वहाँ पर से नोट्स को आप लोग पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे आप लोग के लिए सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला लाया हूँ। तो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस में क्या बोला जाता है कि लैम्डा जो होता है, ठीक है ना, लैम्डा किसके प्रोपोर्शनल होता है? 1/p के प्रोपोर्शनल होता है। और लैम्डा और p का वैल्यू क्या होता है? mv होता है, ठीक है ना। p इज इक्वल टू क्या होता है? mv होता है। तो लैम्डा प्रोपोर्शनल टू 1/v। और 1/v के लिए हम लोग यहाँ पर से p इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी होता है। ये तो अभी आप लोग को बता ही दिया मैं, ठीक है ना। p इज इक्वल टू क्या होता है? m इंटू वी होता है। तो लैम्डा इज इक्वल टू h/p। h कैसे आ गया यहाँ पे? तो h को अगर हम लोग यहाँ पर से प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाएंगे तो क्या आएगा? एक कोई कांस्टेंट आएगा। तो कांस्टेंट में क्या आ जाएगा? प्लांक्स कांस्टेंट आएगा। प्लांक्स कांस्टेंट का वैल्यू क्या होता है? 6.6 इंटू 10⁻⁻36 जूल मीटर होता है, ठीक है। तो लैम्डा इज इक्वल टू h/p आ गया।
आई होप आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया कि डी ब्रोगली हाइपोथेसिस क्या होता है। अब देखिए काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में डी ब्रोगली का वेवलेंथ कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में, ठीक है ना। डी ब्रोगली का वेवलेंथ फाइंड आउट करना तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या आएगा, h/√2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। उसी तरीके से अगर पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म में डी ब्रोगली का वेवलेंथ फाइंड आउट करना हो तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या आता है, h/√2m इंटू क्यू इंटू वी आता है। और अगर इलेक्ट्रॉन के लिए अगर फाइंड आउट करना हो तो लैम्डा इज इक्वल टू √150/V एंगस्ट्रम आता है। क्या आता है, लैम्डा इज इक्वल टू √150/V एंगस्ट्रम आता है। तो देखिए एक साथ में आप लोग को यहाँ पे एक साथ 3 फॉर्मूला दिया हूँ, ठीक है ना, जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट में क्या बोला जा रहा है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है। चलिए इसको एक बार बस देख लेते हैं ध्यान से कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में क्या बोला जा रहा है कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो यहाँ पे डेल एक्स इंटू डेल पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होता है, h/4 होता है। डेल एक्स इंटू डेल पी जो होता है वो ग्रेटर देन इक्वल टू किसके होता है, h/4 के। अब यहाँ पर से डेल पी का वैल्यू आप लोग को बताया था, मैं पी का वैल्यू बताया था m इंटू वी होता है, तो डेल पी का क्या हो जाएगा, m डेल वी हो जाएगा। तो डेल एक्स इंटू एम डेल वी इज ग्रेटर देन h/4 और डेल एक्स इंटू डेल वी इज इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पर से क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो m कहाँ चली जाएगा, डिनोमिनेटर में, तो h/4 m हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल के लिए। अब उसके नीचे उसके नेक्स्ट में जो एक फॉर्मूला दिया गया रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ये कुछ खास इंपॉर्टेंट फॉर्मूला नहीं है। कौन सा फॉर्मूला, रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला नहीं, बस इस फॉर्मूले को ध्यान में रख लेंगे क्योंकि ये जेई मेंस के एग्जाम में तो मुश्किल से ही नहीं पूछा जाता, ठीक ना। जेई एडवांस में अगर पूछा गया हो तो अलग सी बात है, बट जेई मेंस में इस फॉर्मूले का कोई यूज नहीं है। तो रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर का होल स्क्वायर इंटू 4π² इंटू डी आर होता है, ठीक है ना। और यहाँ पे जो स्मॉल आर है वो क्या हम लोग का डिस्टेंस फ्रॉम ऑफ न्यूक्लियस, डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस से डिस्टेंस है। बट उसके नीचे उसके लास्ट में जो कुछ फॉर्मूले दिए गए आप लोग को, वो फॉर्मूले क्या होते हैं ना, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, ठीक है ना। तो उस फॉर्मूले को आप लोग अच्छे से ध्यान देंगे कि द नंबर ऑफ रेडियल नोट्स वाला फॉर्मूला इंपॉर्टेंट होता है। रेडियल नोट्स वाला जो फॉर्मूला आप लोग का इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्या बोला जाए, द नंबर ऑफ रेडियल नोट्स फॉर एन ऑर्बिटल के लिए किसी भी रेडियल नोट्स का कैसे फॉर्मूला हम लोग उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आर एन रेडियल नोट्स इज इक्वल टू क्या होता है, n-l-1 होता है। इस फॉर्मूले को आप लोग लर्न करेंगे अभी का भी। आर एन इक्वल टू क्या होता है, n-l-1 होता है, ठीक है ना। और एंगुलर नोट्स को कैसे फाइंड आउट करेंगे, एंगुलर नोट्स इज इक्वल टू एल होता है। क्या होता है, एंगुलर नोट्स इज इक्वल टू एल होता है। और टोटल नोट्स कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है, टोटल नोट्स इज इक्वल टू n-1 होता है, ठीक है ना। इस पीडीएफ को आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाकर के डाउनलोड कर ले और वहां पर से अपने हैंड रिटन नोट्स बनाए, ठीक है ना। पीडीएफ के थ्रू ना पढ़ें बल्कि अपना हैंड रिटन नोट्स बनाए। चलिए अब इसके नेक्स्ट में एक और फॉर्मूला इंपॉर्टेंट होता है आप लोगों के लिए कि हुंड्स रूल क्या होता है, ठीक है ना। हुंड्स रूल के बारे में आप लोग ध्यान देंगे। हुंड्स रूल ऑफ अ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी के लिए क्या फॉर्मूला था, 2s+1 होता है और s क्या हम लोग का सबशेल है, s क्या सबशेल है। और मैग्नेटिक मोमेंट के लिए क्या फॉर्मूला होता है, इफेक्टिव मैग्नेटिक मोमेंट के लिए क्या होता है, रूट अंडर, यहाँ पर से आप लोग ध्यान देंगे क्या होता है, रूट अंडर n इंटू n+2 होता है। क्या होता है, रूट अंडर n इंटू n+2 होता है। और यहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, क्या है n क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। सो ये वाला फॉर्मूला आप लोग का इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मैग्नेटिक मूवमेंट के लिए। क्या होता है, इफेक्टिव मूवमेंट इज इक्वल टू, ठीक है ना, मैग्नेटिक मूवमेंट इज इक्वल टू रूट अंडर n इंटू n+2 होता है, ठीक है। और यहाँ पे n क्या नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। सो आप लोग को ये टोटल का टोटल फॉर्मूला लर्न हो चुका होगा और आप लोग इन सारे के सारे फॉर्मूले को क्या करें, अच्छे से एक नोट्स बनाएं एक कॉपी में और अपने जिस जगह आप लोग स्टडी करते हैं उसके सामने इसको क्या करें, रखें और आप लोग इसको लाइन वाला इसको लर्न करते जाएं। सो पढ़ते रहिए, गुनगुनाते रहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।